हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना बेहद ही आपको हैरान परेशान कर देने वाली है। इसलिए इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है चकेरी थाना, और चकेरी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है घावखेड़ा। इसी गांवखेड़ा गांव के रहने वाले बालकृष्ण यादव, जो कि फौज से रिटायर होते हैं। बालकृष्ण के परिवार में बालकृष्ण के पत्नी रमावती के अलावा उनके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 बेटी होती है गीता, ममता, और 3 बेटे होते हैं नरेश, गणेश और श्याम सुंदर। इनका परिवार बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। बालकृष्ण जब अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, उसी समय गीता की शादी और एक बड़े बेटे नरेश की शादी कर देते हैं। और जब फौज से रिटायर होते हैं तो उनकी जो छोटी बेटी होती है ममता, वो भी जवान हो जाती है, वो शादी करने लायक होती है। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। तभी उनको याद आता है कि उनका एक दोस्त है लक्ष्मण, जो कि उन्हीं के साथ ड्यूटी कर रहे होते हैं और इस समय वो भी रिटायर हो चुके होते हैं। इधर जो लक्ष्मण सिंह होते हैं, लक्ष्मण सिंह के परिवार में उनके 2 बेटे होते हैं, जिनका नाम होता है वीरेंद्र और सुरेंद्र। लक्ष्मण सिंह अपनी बड़े बेटी वीरेंद्र की शादी कर देते हैं, जिसकी पत्नी का नाम होता है उर्मिला देवी। वीरेंद्र एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, और जब रिटायर हो जाते हैं तो अपने छोटे बेटे सुरेंद्र, जो कि वो भी फौज में तैनात रहता है, उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश देखते हैं, एक अच्छी लड़की की तलाश करते हैं, लेकिन अभी लड़की मिली नहीं रहती है। इसके बाद बालकृष्ण अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह के यहाँ जाते हैं और अपनी बेटी से उनके बेटे की शादी करने के लिए पूरी बात बताते हैं। इस पर लक्ष्मण सिंह भी तैयार हो जाते हैं और दोनों की शादी ठीक हो जाती है और एक डेट भी फिक्स हो जाती है शादी के लिए। जब समय आता है तो उस डेट पर ममता और सुरेंद्र की शादी भी हो जाती है। जब ममता शादी करके अपने ससुराल आती है तो कुछ दिन तो उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है। सब परिवार के लोग अच्छे से उससे बातचीत करते हैं, उसे ढेर सारा प्यार दुलार मिलता है। लेकिन जब कुछ महीने का समय बीतता है तो ममता को अक्सर ऐसा लगने लगता है कि उसे जो अपने पति के बारे में, जो अपने सपनों के राजकुमार के बारे में जैसा सोची थी, वैसा उसका पति नहीं है। दरअसल जो सुरेंद्र होता है वो फौज में तैनात रहता ही है, साथ में 1 नंबर का शराबी होता है और आईएएस किस्म का आदमी होता है। ममता को एहसास हो जाता है कि उसका जो पति है सुरेंद्र, उसे अपनी भाभी से ज्यादा लगाव है, जो कि जिसका नाम उर्मिला देवी होता है। उसके टोटल 3 बच्चे होते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं होता है। वो दरअसल अपनी आंखों से एक साथ दोनों को नहीं देखती है, इसलिए ये बात किसी को कहती नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि शादी के कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन ममता का अभी तक कोई बच्चा भी नहीं होता है। ममता हर एक हॉस्पिटल में जाती है, हर एक डॉक्टर से अपना चेकअप कराती है और दवा भी खाने लगती है। जैसे तैसे समय गुजरता है। जब शादी के 4 साल का समय बीत जाता है तो ममता को भी एहसास होने लगता है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, क्योंकि जब भी वो अक्सर घर पे आता था छुट्टी लेकर, वो ममता से कटा सा रहता था और अपनी भाभी के साथ ज्यादा वक्त बिताता था। लेकिन जब 4 साल का समय बीतता है तो एक दिन ममता अपने ससुराल जाती है और वहां पर 1 साल के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। जब एक बच्चे को जन्म देती है तो ममता का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो सोचने लगती है कि अब तो मेरा पति सुधर जाएगा, क्योंकि जो बच्चे का मोह माया है, हो सके तो बच्चे को देखकर उससे प्यार करने लगा, मेरे साथ मुझसे भी प्यार करने लगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी जो ममता का जो जेठ होता है वीरेंद्र, उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और अपने इलाके में दादागिरी दिखाता है। उसके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। एक दिन उसके साथ मारपीट करते हैं और इतनी ज्यादा वीरेंद्र को मार देते हैं कि वीरेंद्र को अस्पताल ले जाते ही उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो इधर ममता का जो खुशी होता है वो भी गम में बदल जाता है। वह तुरंत अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद जब उसके जेठ की मौत हो जाती है तो मौत के कुछ महीने बाद उसका जो पति होता है सुरेंद्र, वो अपनी भाभी से और भी ज्यादा लगाव बना लेता है। उसकी हमेशा देख रेख करता था और अब तो सबके सामने उसके साथ अयाशी करने लगता है, उसके साथ मौज मस्ती करने लगता है, हंसी मजाक तो करने ही लगता है, उसके साथ उसके कमरे में भी जाने लगता है। लेकिन यह बात ममता को अच्छी नहीं लगती है।
इसका अपने पति से विरोध करती है, लेकिन उसका जो पति होता है ममता को ही बुरा भला कहता है, उसे डांट फटकार देता है। एक दिन ममता अपनी आंखों से ही अपने पति और अपनी जेठानी को दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। जब रंगे हाथों पकड़ लेते हैं तो उसका जो शक था यकीन में बदल जाता है। लेकिन ये बात बताती तो किसके बताती, पति को कहती तो पति भी उसको उल्टे उसका भी उसे ही बुरा भला कहता था। यह बात अपने ससुर को बताती है। जब अपने ससुर लक्ष्मण सिंह को यह बात बताती है तो उसके जो ससुर होते हैं कहते हैं कि इसमें क्या हर्ज है। दरअसल ममता को कुछ हम लोग कहेंगे तो हमने अपनी पूरी जायदाद दोनों बेटे के नाम कर दी है और ममता इसमें आधा हिस्सेदार है। कुछ अगर हम लोग कहेंगे तो वो अपने बच्चे को लेकर अलग हो जाएगी और आधा हिस्सा उसी को हो जाएगी। तो इसमें यही राय ठीक है कि ममता को जो तुम्हारे पति के साथ कुछ वक्त जो उर्मिला है उसके साथ बिताती है तो बिताने दो, इसमें क्या हर्ज है, धन संपत्ति तो हम लोग के पास ही रहेगा। इसके बाद ममता ये बात सुनकर चुप हो जाती है। लक्ष्मण को अपने बेटे को समझाने के बजाय अपने पति को ही अपनी बहू को ही सलाह देते हैं। इसके बाद ममता अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर ये पूरी बात अपने भाई को बताती है। जब ये पूरी बात अपने भाई को बताती है तो उसके भाई कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। साथ में जो सुरेंद्र रहता है वो अपनी भाभी से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यह बात ममता फिर अपने ससुर को बताती है, लेकिन ससुर भी उसकी बात को नहीं सुनता है। कहता है कि शादी कर रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है। अब ममता को बर्दाश्त नहीं होता है, अपने पति से कुछ बातें करती है, इसे इसके बारे में समझाने की है, लेकिन उसका जो पति होता है सुरेंद्र उसे ही बुरा भला कहता है और उसे बुरी तरह से मारता पीटता है और उसको घर से निकाल देता है। इसके बाद ममता अपने मायके में चली जाती है। अब मायके में जाने के बाद पूरी बात अपने भाई से बताती है, जिसका नाम होता है श्याम सुंदर। वो भी फौज में तैनात रहता है, जो कि कानपुर में रहकर फौज की नौकरी कर रहा होता है। जब पूरी बात बताता है तो वो लोग कहता है कि बहन तुम चिंता मत करो, इसका समाधान हम लोग करेंगे। और इधर जो सुरेंद्र होता है वो उसकी पोस्टिंग लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में हो जाती है। जब लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में पोस्टिंग हो जाती है तो ममता अपने पति से अपनी जेठानी की शादी करने के लिए विरोध करने लगती है कि मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं करने दूंगी। इस पर सुरेंद्र उसको बहुत ही डांटता फटकारता है और अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है तो ममता ये बात अपनी भाई को बता ही देती है। उसका जो भाई होता है श्याम सुंदर, वो लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में जाता है और ये पूरी कहानी सुरेंद्र के खिलाफ उसके उच्च अधिकारी सीनियर को बताता है। जब सीनियर को बताते हैं तो सीनियर ममता और सुरेंद्र को अपने पास बुलाती है। अब दोनों को बातें अलग अलग तरह से सुनते हैं तो इसमें पूरी गलती सुरेंद्र को ही मिलती है। इसके बाद सुरेंद्र को यह कहा जाता है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ के सरकारी रूम में तुमको रहना है और साथ में दोनों को एक साथ रहने की हिदायतें देते हैं। सुरेंद्र अब ममता को एक अपने साथ तो रख लेता है, लेकिन जब भी उसको वक्त मिलता था वो छुट्टी लेकर अपने घर आता था, अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता था, उसके साथ वक्त बिताता था। लेकिन उसके परिवार के लोग भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और उल्टा जब इसकी ममता जब शिकायत करती थी तो ममता के ही समझाने में लग जाते थे। इधर जो ममता है जब देख कर उससे बर्दाश्त नहीं होता है, जब ये अपनी भाभी के पास जाता कुछ गलती करता तो ममता जाकर सीनियर अधिकारी से कहती। जब सीनियर अधिकारी इस बात को सुनते थे तो हमेशा सुरेंद्र को अपने पास बुलाते और उसको डांटते फटकारते थे। ऐसे ही लगभग कुछ साल बीत जाते हैं। अब सुरेंद्र को लगने लगा था कि जो सारी मामला है, जो सारी मामले की जड़ है वो श्याम सुंदर ही है। नहीं वो जाके मेरे सीनियर अधिकारी से बात करता, नहीं पूरी बात बताता, नहीं ये लोग मुझे बार बार यहाँ पर बुलाते, मुझे परेशान करते। अब उसको ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। फिर एक दिन सुरेंद्र छुट्टी लेकर अपने घर आता है और इधर जो श्याम सुंदर था वो भी छुट्टी होकर अपने घर आता है। और श्याम सुंदर के जो पिता होते हैं बालकृष्ण, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो एक चौराहे पर बुक स्टॉल का दुकान खोल लेते हैं। वहां पर उस दिन श्याम सुंदर अकेला ही बैठा था और जब ये सुरेंद्र जाता है उसके दुकान पर तो कुछ बात नहीं करता है। वो अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकालता है और श्याम सुंदर के ऊपर कई बार वार कर देता है, उसकी गोलियों से दाग देता है। और जब गोली से उसको दागता है तो गोली की आवाज़ों को सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं मार्केट में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन सबको गोलियों को हवा में लहराते हुए सबको धमकी देते हुए ये कहता है कि कोई भी मेरे पास आने की कोशिश की तो जो श्याम सुंदर का हाल हुआ है वही हाल उन लोगों का भी होगा। इसके बाद लोग चाहकर भी उसको रोक नहीं पाते हैं और ये बाइक पर सवार कर वहां से निकल जाता है।
इसके बाद इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब सूचना को सुनती है तो घटना स्थल पर आती है। इसके बाद घटना स्थल पर आने के बाद श्याम सुंदर की डेड बॉडी को अपनी हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। उधर जब ये घटना होता है तो ममता लखनऊ में ही रह रही होती है और जब ये खबर सुनती है तो रोती बिलखती अपने बच्चे के साथ अपने मायके आती है और कहने लगती है कि शायद मैं ही विधवा हो जाती, ये बात अपने भाई को नहीं बताती तो आज मेरा घर परिवार, मेरा भाई जिंदा होता और मेरा घर परिवार भी ठीक होता। इसके बाद जब लाश पोस्टमार्टम के घर आ जाती है तो उसके घर वाले यानी कि ममता के मायके वाले उसके जो भाई होता है उसका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं और लोगों में आक्रोश बढ़ जाती है। वो धरना प्रदर्शन करके बढ़ जाता है कि जब तक कातिल पकड़ा न जाए इस डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। इसके बाद पुलिस सुरेंद्र को पकड़ने के लिए छानबीन करने लगती है, लेकिन नहीं वो लखनऊ जाता है और नहीं अपने घर जाता है, उसका कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस कड़ी मुशक्कत के बाद उसको रामा देवी चौराहे पर उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जहां से उसको जिला न्यायालय पेश किया जाता है और वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।